नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट हमारे पास है अणुकक्षक सिद्धांत, MO थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत। इस यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इस यूनिट में हमको किस किस चीज की स्टडी करनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत या अणुकक्षक सिद्धांत में हम किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका मूलभूत आइडिया कहाँ से आया, मतलब सबसे पहले इसका मौलिक विचार कहाँ से आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। एओ से एमओ के निर्माण के मापदंड, मतलब एओ मीन्स यहाँ पर एओ क्या होता है, एओ होता है अटॉमिक ऑर्बिटल। एओ होता है एटॉमिक ऑर्बिटल और एमओ होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, उसके जो मापदंड है वो। दूसरा, लेक्को द्वारा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा एमओ का निर्माण। तीसरा, H2+ अणु आयन जो है उसका निर्माण कैसे होता है। चौथा, तरंग फलनों से ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का परिकलन कैसे होता है। पांचवा, बंधी तथा विपरीत बंधी अणुकक्षकों की भौतिक तस्वीर क्या होती है, मतलब फिजिकल रूप से उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार कक्षों की अवधारणा और उनके लक्षण। संकरित कक्षक क्या होते हैं। संकरित कक्षक में हम यहाँ पर 3 प्रकार के कक्षकों के बारे में बात करेंगे, sp, sp2 और sp3 प्रकार के। इन संकरित कक्षकों में जो एटॉमिक ऑर्बिटल के गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, उनका परिकलन कैसे किया जाएगा। हाइड्रोजन के वीबीटी संयोजकता बंध मॉडल का परिचय कैसे दिया जाएगा। एमओ तथा वीबी मॉडल की तुलना किस प्रकार से की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौलिक विचार के बारे में। 2.1 हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मौलिक विचार। एओ से एमओ निर्माण के मापदंड, मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से बनेगा, उसके मापदंड कौन से हैं, मतलब वो किन किन चीजों के द्वारा बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत का मूल आधार यह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कि यह है कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार परमाणु और अणुओं दोनों में समान होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की चीज है इसमें यह कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका व्यवहार जैसा परमाणुओं में होता है वैसा ही अणुओं के अंदर होता है। नेक्स्ट, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणुीय कक्षकों में रहते हैं, वो उस परमाणु के केवल एक ही नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, लेकिन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका परमाणु और अणु दोनों में व्यवहार एक प्रकार का रहेगा, परमाणु और अणु दोनों में व्यवहार एक प्रकार का रहेगा, परंतु जो परमाणु है उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो तो पाए जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और केवल उसी परमाणु के एक नाभिक द्वारा ही आकर्षित होंगे। जबकि जब हम बात करते हैं किसी अणु के बारे में, तो अणु के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल पाए जाएंगे वो उस अणु के अंदर रहेंगे। आणविक कक्षक बोलते हैं उनको, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित किए जाएंगे। नेक्स्ट, बोर्न ओपेनहाइमर ने अणुकक्षक सिद्धांत की आधारशिला रखी। तो सबसे पहले जो बताने वाला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को वो है बोर्न ओपेनहाइमर। इसने सबसे पहले अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में बताया। उसके बाद में जब हम बात करते हैं जिसके अनुसार एक अणु को परमाणु जैसे कण की भांति माना गया है, बोर्न ओपेनहाइमर ने माना कि हम एक अणु को परमाणु जैसे कण की भांति मान सकते हैं। अंतर केवल यह है कि इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का विभव एक से अधिक नाभिकों के द्वारा संबंधित रहता है। इलेक्ट्रॉन का विभव मतलब होता है उसके ऊपर जो चार्ज है, तो जो चार्ज होगा वो एक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक से अधिक जो नाभिक है उनके साथ में संबंधित रहेगा। एक अकेले इलेक्ट्रॉन आयोटा का तरंग फलन साई आयोटा वस्तुतः निम्न समीकरण का हल होगा। H कैप आयोटा साई आयोटा इज इक्वल टू ए आयोटा साई आयोटा। यहाँ H कैप आयोटा अकेले इलेक्ट्रॉन आयोटा का हैमिल्टोनियन ए आयोटा ऊर्जा और सी आयोटा आइगेन फलन है। हैमिल्टोनियन H कैप आयोटा को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। H कैप आयोटा इज इक्वल टू -h² / 8π² m del I square plus आयोटा मतलब समेशन p-1 j is not equal to I exponential square upon r I j minus
समेशन n k इक्वल टू 1 z के स्क्वायर r i k। तो ये एक समीकरण है जो बोर्न-ओपेनहीमर के द्वारा दी गई और इसी के अंदर एक अणुकक्षक सिद्धांत की जो मेन अवधारणा है वो आई है। देखिए परिभाषा के अनुसार अकेले इलेक्ट्रॉन आयोटा का आइगेन फलन साई आई को एक कक्षक अणुकक्षक कहा जाना चाहिए, तब एक पूर्ण तरंग फलन साई समस्त कक्षकों के गुणनफल होगा। तो इसका मतलब यह है एक अकेले इलेक्ट्रॉन का जो साई आई है उसको एक अणुकक्षक कहा जाना चाहिए और जब पूरा जो तरंग फलन होगा वो समस्त कक्षकों में जितने साई आई है उनके गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्त इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कक्षकों का असममित गुणनफल कुल तरंग फलन साई के बराबर होता है। तो साई बराबर होगा n साई 11 डॉट साई स्टार 12 साई बार 12 डॉट साई 23 डॉट साई 2 बार 4 साई n upon 2 n minus 1 साई n upon 2 n। तो इन सब के बराबर होगा। यहाँ पर साई 11 क्या है, साई 1 इंटू अल्फा 1 अर्थात साई 11 इलेक्ट्रॉन का चक्रण कक्षक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चक्रण कक्षक है जिसका अणुकक्षक साई 1 और चक्रण अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर साई 11 में क्या है और साई 1 बार 2 इज इक्वल टू साई 1 2 डॉट बीटा 2 अर्थात साई 1 बार 2 इलेक्ट्रॉन 2 का चक्रण कक्षक है जिसका अणुकक्षक वही साई 1 है और चक्रण बीटा है। जिस प्रकार किसी परमाणु की संरचना की व्याख्या उसके परमाणु कक्षकों के आधार पर की जाती है, उसी प्रकार किसी अणु की संरचना की व्याख्या उसके अणु कक्षकों के आधार पर की जा सकती है। अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भराव बिल्कुल उसी भांति होता है जिस प्रकार परमाणु कक्षकों में हुंड-पावली और आफबाउ के नियमों के आधार पर होता है। देखिए हमने परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम देखा है, उसको हम बोलते हैं आफबाउ सिद्धांत, जिसके अंदर पाउली का अपवर्जन नियम है, हुंड की अधिकतम मूलकता का नियम है, बोरबरी का नियम है और अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम है। वही सबके सब नियम लगभग यहाँ पर लागू होते हैं जब अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं LEGO से MO का निर्माण किस प्रकार से होगा। LEGO LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LEGO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोग, अर्थात वो एक रेखा के ऊपर संयोग करते हैं, परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोग। देखिए वस्तुतः श्रोडिंगर समीकरण का हल संभव नहीं है, अतः साई के लिए किसी जांच फलन की आवश्यकता पड़ेगी और इसके सबसे सरल और सर्वमान्य विधि है LEGO मतलब LCAO अर्थात परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO में प्रयुक्त किए गए परमाणु कक्षकों को बेस फंक्शन या आधार फलन कहा जाता है। प्रयुक्त परमाणु कक्षकों या मूल फलनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी जांच फलन उतना ही ज्यादा उत्तम हो जाएगा। यदि केवल निम्नतम या धरातल अवस्था के भरे हुए कक्षकों का उपयोग किया जाए, हम अगर जांच के लिए केवल निम्नतम ऊर्जा अवस्था वाले कक्षकों का प्रयोग करते हैं तो उसके सेट को हम निम्नतम आधार सेट कहते हैं। हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र में परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। psi i is equal to A151 plus A252 plus A353 plus AN phi n is equal to summation of J is equal to 1 J is equal to n AJ phi j, मतलब जितने उसके अंदर सब गुणांक हैं उन सभी का गुणनफल और उनका योग जो होगा वो साई आयोटा के बराबर होगा। यहाँ phi j परमाणु कक्षक है जबकि AJ गुणांक है जिनका मान ऊर्जा के निम्नीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। phi j यहाँ पर परमाणु कक्षक है जबकि AJ यहाँ पर कोफिशिएंट है जिनका मान ऊर्जा के निम्नीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार बने हुए अणु कक्षक पूरे अणु पर फैल जाते हैं। अब जो बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये पूरे के पूरे ऑर्बिटल पर फैल जाएंगे और उनके वर्ग साई स्क्वायर आयोटा के मान से यह ज्ञात होता है कि अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण किस प्रकार से है। यह परमाणु कक्षक जैसा ही होता है, अंतर केवल इतना, देखो यहाँ पर अणु कक्षक जो है वो परमाणु कक्षक जैसा है लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि परमाणु कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है या परमाणु कक्षक के लिए केवल एक नाभिक केंद्रित है जबकि अणु कक्षक में एक से ज्यादा नाभिक केंद्रित होते हैं, मतलब एक से ज्यादा नाभिक उसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब दो परमाणुीय कक्षक परस्पर संयोग करते हैं मतलब परस्पर क्रिया करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है,
जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करेंगे वहां पर दो प्रकार की स्थितियां होंगी। या तो जो दोनों कक्षक संयोग कर रहे हैं उनसे जो तरंग फलन बनेगा वो उन दोनों तरंग फलनों के योग के बराबर होगा, या उनसे जो तरंग फलन बनेगा वो उन दोनों तरंग फलनों के अंतर के बराबर होगा। इन दोनों में से कोई एक क्रिया वहां पर पाई जाती है। माना कि दो परमाणु A और B के परमाणुीय कक्षकों के तरंग फलन क्रमशः साई A और साई B हैं। यदि ये दोनों परमाणु अनंत दूरी से आकर एक साम्यावस्था ग्रहण कर लें जिसमें दोनों नाभिकों के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित हो जाए, तो इन दोनों के संयोग से बने हुए आणविक कक्षक का तरंग फलन साई का मान निम्न होगा। तो साई में दोनों चीजें हो सकती हैं, जो उसका टोटल तरंग फलन है वो उसके योग और अंतर के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं साई बराबर साई A प्लस माइनस साई B। समीकरण 5 से तात्पर्य है साई A और साई B के रैखिक संयोग से दो प्रकार के कक्षक बनेंगे, एक जिसमें जुड़ेगा बंधी आणविक कक्षक और एक जिसमें अंतर के बराबर होगा, जिसको हम विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। एक बंधी आणविक कक्षक जिसका तरंग फलन साई B साई A और साई B के जोड़ के बराबर होगा, और एक विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसका तरंग फलन साई स्टार साई A और साई B के अंतर के बराबर होगा। इन्हें हम निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। साई B बराबर होता है साई A प्लस साई B के, और साई स्टार B का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साई स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई स्टार बराबर होता है साई A माइनस साई B के। साई B बराबर होता है साई A प्लस साई B के, और साई स्टार बराबर होता है साई A माइनस साई B के। अब देखो तो यहाँ पर किस प्रकार से कक्षक बनेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहां पर देखो जोड़ अथवा आकर्षण से कक्षक बन सकते हैं या प्रतिकर्षण से कक्षक बन सकते हैं। तो साई A और साई B दोनों कक्षक पास पास आए तो साई B का मान बना साई A प्लस साई B, मतलब दोनों जुड़े और निम्न ऊर्जा के कक्षक का निर्माण कर लिया। उसी प्रकार से एक उच्च ऊर्जा का कक्षक बनता है जिसमें साई A और साई B एक दूसरे से नेगेटिव होते हैं, इनके जो तरंग फलन है उनका जो योग है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने से साई स्टार साई A माइनस साई B के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो कक्षक होगा, ये ऊपर वाला जो कक्षक होगा नेगेटिव वाला साई स्टार, इसको हम विपरीत बंधी प्रकार का कक्षक कहेंगे और इसको हम बंधी आणविक कक्षक कहेंगे। बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा हमेशा विपरीत बंधी आणविक कक्षक की तुलना में कम होती है। बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा हमेशा विपरीत बंधी आणविक कक्षक की तुलना में कम होती है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन ये कक्षक पास पास आए, पास आकर दो कक्षक पास आते हैं, दो ही कक्षकों का निर्माण करेंगे जिनमें से एक बंधी कक्षक होगा और एक विपरीत बंधी कक्षक होगा। बंधी आणविक कक्षक जिसको साई B की ऊर्जा दोनों परमाणुीय कक्षकों साई A और साई B की ऊर्जा से कम होती है, अतः यह स्थायी अवस्था होती है और दोनों परमाणुीय कक्षकों के मध्य बंध को प्रदर्शित करती है। इसी कारण इसे हम साई B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ B बॉन्डिंग अर्थात बंध को प्रदर्शित करता है। समीकरण 6 में इसके लिए प्लस चिन्ह इस बात का प्रदर्शित करता है कि दोनों परमाणुीय कक्षक परस्पर जुड़ रहे हैं अर्थात अतिव्यापन कर रहे हैं, जबकि विपरीत बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणुीय कक्षकों साई A और साई B की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः यह उत्तेजित अवस्था है और इसे हम साई स्टार से प्रदर्शित करते हैं, और यह अस्थायी अवस्था भी होती है। इसके समीकरण 7 में नेगेटिव चिन्ह से तात्पर्य है कि वे एक दूसरे को घटा रहे हैं, मतलब वे एक दूसरे से दूर या प्रतिकर्षित हो रहे हैं। इसे सरल चित्र 2.1 द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको समझाया गया है किस तरीके से एक दूसरे के पास में आए हैं या एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, देखिए सरलतम उदाहरण के रूप में हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन का एग्जांपल लेने पर 2.2 द्वारा इसको समझाया जा सकता है। देखिए हाइड्रोजन में साई A और साई B दो थे, ये दोनों मिले आपस में साई A और साई B। यहाँ पर इन्होंने अतिव्यापन कर लिया, अतिव्यापन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या बन गया साई B। साई B का मतलब क्या होता है? साई B का मतलब होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। साई B का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि ये आपस में बंध का निर्माण करेंगे। ये साई स्टार का मतलब है इनमें प्रतिकर्षण, देखो डॉटेड लाइन प्रदर्शित कर रखी है, इसका मतलब होता है इसमें प्रतिकर्षण होगा। सरलतम उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को इस डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है। समीकरण 6 का वर्ग करेंगे। देखो समीकरण 6 ये थी, समीकरण 6 ये थी साई B इज इक्वल टू साई A प्लस साई B, और समीकरण 7 थी साई स्टार इज इक्वल टू साई A माइनस साई B।
अब इसका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, साई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला है साई बी स्क्वायर इक्वल टू साई स्क्वायर ए प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर अलग अलग परमाणुओं ए और बी के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को दर्शाते हैं, जबकि साई बी स्क्वायर बनती आणविक कक्षक साई बी के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है कि साई बी स्क्वायर का जितना अधिक मान होगा ए और बी के मध्य उतना ही आवेश घनत्व अधिक होगा, अर्थात उन दोनों के मध्य उतना ही अधिक मजबूत बंध बनेगा। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि साई बी स्क्वायर का मान साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के मान से 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना अधिक है। यह व्यंजक कक्षकों के अतिव्यापन का परिणाम है। मतलब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि साई बी स्क्वायर का मान इसके वर्ग के योग से इतना अधिक है, मतलब इसमें ये एक्स्ट्रा जो है ये इसका क्या है, अतिव्यापन है, और जितना अधिक ये हो जाएगा उतना ही उसके मध्य ज्यादा अतिव्यापन पाया जाएगा, और जितना उसके मध्य ज्यादा अतिव्यापन पाया जाएगा उनके मध्य का बंध उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये कहा है कि अगर साई ए अकेला होता तो ऐसे बनता, साई बी स्क्वायर होता तो ऐसे बनता, लेकिन यहाँ पर साई बी स्क्वायर है, इसने और इसने आपस में अतिव्यापन किया, अतिव्यापन करने के बाद में बीच में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, ये इनके बीच की बंध दूरी है, अंतरनाभिकीय दूरी भी इसको बोलते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक बंध का निर्माण करते हैं। अब देखो इन दोनों की एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसका मतलब साई बी स्क्वायर जो है वो बनने को प्रायिकता देता है, क्योंकि हमेशा परमाणु एक ऐसे कक्षकों के अंदर बदलना चाहते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, जिससे कि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सकें, जिससे कि वो स्थायी अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हुई है, यहाँ पर इनकी ऊर्जा ज्यादा है, इनकी ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ये इस प्रकार की एक अवस्था का निर्माण करना चाहेगा, या इस प्रकार की एक अवस्था का निर्माण करेगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, यदि हम अलग अलग परमाणुओं के आवेश घनत्व साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर और अंतरनाभिकीय दूरी के मध्य टूटी लाइन द्वारा दर्शाया बंदी आणविक कक्षकों के घनत्व को थिक लाइन द्वारा दर्शाया गया, तो हम देखते हैं कि दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व अलग अलग परमाणुीय साई ए स्क्वायर और साई बी की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन है कि इन दोनों नाभिकों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व है, नाभिक ए और नाभिक बी के बीच में इसका मान अकेले ए और अकेले बी की तुलना में ज्यादा है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आवेश घनत्व है, जबकि यहाँ पर इतना तो था, यहाँ तक तो था, फिर कम हो गया, फिर यहाँ तक था, फिर कम हो गया, लेकिन यहाँ पर रेगुलर ही इसके अंदर आवेश घनत्व पाया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बंदी आणविक कक्षकों के लिए दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व एकत्रित हो जाता है, जो इन दोनों नाभिकों को बांधकर एक साम्य दूरी पर स्थापित कर देता है, और इसे ही बंध दूरी कहा जाता है, इसे ही बंध दूरी कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को अब हम विपरीत बंदी आणविक कक्षकों पर दोहराते हैं। विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का मतलब क्या है, साई स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्क्वायर ए प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। यहाँ पर साई स्टार स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से 2 साई ए साई बी व्यंजक के बराबर कम है, मतलब उतना कम है उससे। दूसरे शब्दों में आणविक कक्षक के दोनों नाभिकों के मध्य का इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग परमाणुओं के आवेश घनत्व से कम है, अतः इस विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जाओं की योग से अधिक होगी, जिससे यह अस्थायी हो जाएगा और बंध नहीं बनाएगा। इसी से यह विपरीत बंदी कक्षक कहलाता है। मतलब इनकी ऊर्जा इतनी अधिक हो जाएगी, इसके जितने 2 साई ए साई बी इतनी अधिक हो जाएगी, और इतनी ऊर्जा अधिक होने से ये अतिव्यापन नहीं कर पाएगा, प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर पाएगा। प्रभावी अतिव्यापन नहीं करने की दिशा में इससे कोई सही तरीके से बंध का निर्माण नहीं होगा, और जब इससे सही तरीके से बंध का निर्माण नहीं होगा तो इसी को हम विपरीत बंदी कक्षक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने विपरीत बंदी कक्षक और अलग अलग परमाणु कक्षकों के आवेश घनत्व तथा अंतरनाभिकीय दूरियों के मध्य वक्र खींचे, जिसमें साई स्टार स्क्वायर का वक्र अंतरनाभिकीय दूरी ए और बी के बिंदु N पर स्पर्श करता है। तो अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए मध्य बिंदु N पर स्पर्श हो गया है, देखो यहाँ से यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है, लेकिन इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है ही नहीं। तो इसका मतलब इनके बीच में ये N क्या है, नोडल पॉइंट है। नोडल पॉइंट ऐसा स्थान होता है
जहां पर नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है या लगभग शून्य होती है, उसे हम नोडल पॉइंट कहते हैं, नोड बिंदु कहते हैं, नोडल पॉइंट बोलते हैं और n से प्रदर्शित करते हैं। मध्य बिंदु n पर स्पर्श करता है जिसे हम नोड बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो जाता है, अर्थात विपरीत बंदी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों A और B के मध्य इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठोस लाइन साई स्टार स्क्वायर के इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को प्रदर्शित करती है, जबकि टूटी लाइन अलग अलग A और B परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करती है। तो देखिए यहाँ पर तो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन घनत्व, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये एक विपरीत बंदी प्रकार का कक्षक बन जाएगा। उसके बाद है परमाणु कक्षकों के प्रभावी संयोग के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। परमाणु कक्षकों का प्रभावी अतिव्यापन हो, और प्रभावी अतिव्यापन होकर वो एक महत्वपूर्ण और मजबूत बंध का निर्माण कर सके, उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नंबर 1, संयोग करने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए दो समान परमाणुओं वाले एक द्विपरमाणुक अणु A2 बनने के लिए AA का 1SA परमाणुीय कक्षक AB के 1SB कक्षक के साथ संयोग करेगा, 2SB के साथ नहीं करेगा। यह ध्यान रखना है कि ऊर्जाएं लगभग बराबर होनी चाहिए, मतलब 1 के साथ संयोग करेगा, 2 के साथ संयोग करेगा, 3 के साथ संयोग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 के साथ संयोग करे या 1 3 के साथ संयोग करे। इसी प्रकार 2s कक्षक कभी 2p कक्षक के साथ संयोग नहीं करेगा, क्योंकि इनमें ऊर्जाओं का पर्याप्त अंतर होता है। परंतु यह बात विषम द्विपरमाणुक अणुओं पर लागू नहीं होती। अगर एकल प्रकार के हैं उन पर तो ये चीज लागू होगी, लेकिन अगर AB प्रकार के अणु है वहां पर ये चीज लागू नहीं होती है। नेक्स्ट, बंदी आणविक कक्षकों में परमाणुीय कक्षक एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अधिकतम अतिव्यापन करते हैं, और परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उनके बीच का बंध उतना ही प्रबल और मजबूत बनेगा। तीसरा, संयोग करने वाले परमाणुीय कक्षकों की सिमेट्री समान होनी चाहिए। विपरीत समिति में अतिव्यापन की संभावना नहीं होती। सिमेट्री का मतलब है प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्रिविमीय आकाश के जिस भाग में परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करें उसमें दोनों तरंग फलन का मान एक साथ प्लस या माइनस होना चाहिए। इस प्रकार एक S कक्षक जिसमें तरंग फलन धनिया होता है S कक्षक से अथवा P कक्षक के धनिया भाग से अतिव्यापन कर सकता है। यह अतिव्यापन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के अक्ष पर होता है, और इसे हम इस तरीके से समझा सकते हैं, मतलब SS अतिव्यापन होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और अतिव्यापन कब होगा? अगर प्लस प्लस के साथ करेगा तब तो ऐसा बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, सिमेट्री इनकी कंप्लीटली सेम होनी चाहिए। अगर इनकी सिमेट्री सेम नहीं होती तो नहीं होगा इनका अतिव्यापन। मतलब प्लस प्लस के साथ कर रहा है, इसका प्लस के साथ हुआ तब तो ये बन गया, इसका माइनस के साथ हुआ तो इनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है दूसरा यहाँ पर आपस में प्रतिकर्षण आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान, उपयुक्त अणु में बेलनाकार कक्षक सममित होते हैं, अर्थात इन्हें किसी भी कोण पर घुमाने पर इनकी आकृति वही रहती है, तो इस वजह से ऐसे कक्षकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसे कक्षकों को सिग्मा अणु कक्षक कहते हैं, तो ये सिग्मा प्रकार का अणु कक्षक बन गया। पी प्रकार के कक्षकों में S और P का अतिव्यापन भी हो सकता है प्लस प्लस के साथ, तो जब प्लस प्लस के साथ करेगा तो उस कंडीशन में ये तो दोनों जुड़ गए, और यहाँ पर माइनस थोड़ा सा साइड में रहेगा। अब ये प्लस के साथ करेगा तो ये बन गया। ठीक है, अगर माइनस के साथ करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अलग रह जाएगा और ये अलग रह जाएगा, अर्थात इनके बीच में एक प्रतिकर्षण प्रकार की चीज आ जाएगी। अणुओं के पी कक्षक दो प्रकार से संयोग कर सकते हैं, नाभिकों के अक्ष पर संयोग करके, अक्ष का मतलब होता है इस तरीके से संयोग करके भी कर सकते हैं, इस तरीके से संयोग कर भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब संयोग करेंगे उसे कहते हैं समक्षीय प्रकार का अतिव्यापन, और जब इस तरीके से संयोग करते हैं उसे कहते हैं समपार्श्वीय प्रकार का अतिव्यापन। देखिए कैसे होगा, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेलनाकार रूप से सममित, अब देखो पीपी अतिव्यापन कैसे हुआ, बेलनाकार रूप से सममित सिग्मा अणु कक्षकों का निर्माण और अक्ष के लंबवत या सहपार्श्वीय दो प्रकार से होता है। एक तो अक्षीय प्रकार का अतिव्यापन जिसमें बेलनाकार प्रकार के कक्षक बनेंगे, और एक सहपार्श्वीय प्रकार का अतिव्यापन जो बेलनाकार रूप से सममित नहीं होते। देखो अक्ष पर कैसे अतिव्यापन होगा, इस प्रकार से, और ये कक्षक बन जाएगा, देखो बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है।
जबकि अगर विपरीत होगा तो ये प्रकार का बन जाएगा, विपरीत बंदी प्रकार का आणविक कक्षक बन जाएगा। अब देखो अक्ष के लंबवत जब अतिव्यापन होगा, अक्ष के लंबवत पीपी अतिव्यापन जब होगा तो उस कंडीशन में इस प्रकार के कक्षक बन जाएंगे। ये बेलनाकार नहीं होते, बेलनाकार सममितता के नहीं होते, एक प्लस एक माइनस, मतलब पी जो पाई बॉन्ड जो होता है उसका आधा लॉब ऊपर रहता है, आधा लॉब नीचे रहता है, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया। और यहाँ पर इनकी सममिति अलग अलग है, विपरीत बंदी प्रकार के परमाणु कक्षक बनते हैं। तो इसका मतलब पीपी अतिव्यापन अक्षीय पर हो सकता है, अक्षीय पर होगा तो बेलनाकार सममिति के कक्षक का निर्माण हो जाएगा। और पीपी अतिव्यापन जो है वो पार्श्वीय पर भी हो सकता है, और पार्श्वीय पर होने से जो निर्माण होता है वो बेलनाकार प्रकार की सममिति का निर्माण नहीं होता, और वहां पर हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सिग्मा और पाई किसी भी बॉन्ड का, यहाँ पर तो अकेले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, हमेशा यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ध्यान रखना है पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बनता, कभी भी अकेला नहीं बनता। इस प्रकार किन्हीं दो परमाणु कक्षकों के संयोग द्वारा आणविक कक्षकों के निर्माण को परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग कहते हैं। इस प्रकार से एक रेखा पर दोनों संयोग कर रहे हैं और इस विधि से किसी अणु की संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो कणों की ऊर्जा है, आणविक कक्षकों की जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से होती है। बंधी तरंग फलन साई ए प्लस साई बी के लिए स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन और विपरीत बंधी के लिए स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन। देखो जब जिसकी स्थितिज ऊर्जा का मान जितना कम होगा, जिसकी स्थितिज ऊर्जा का मान जितना कम होगा, मतलब जिसकी ऊर्जा का मान जितना कम होगा उतना ही वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं, ये मध्य रेखा है, ठीक है, ये मध्य रेखा है, यहाँ पर तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो निम्नतम ऊर्जा अवस्था पर चले जाएंगे, और जब ये मिले हुए नहीं हैं तब ये अधिकतम ऊर्जा अवस्था पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीनों में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था की हो। तो ये तो किसके लिए है, बंधी तरंग फलन के लिए, ये किसके लिए है, विपरीत बंधी तरंग फलन के लिए। बंधी तरंग फलन में आपको हमेशा ध्यान रखना है एक निम्नतम ऊर्जा अवस्था आती है, एक निम्नतम ऊर्जा स्तर आता है, मिनिमम एनर्जी लेवल आता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर आता है, जिसके कारण ही ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें वक्र ए आकर्षण के कारण ऊर्जा परिवर्तन वक्र, वक्र बी प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा परिवर्तन वक्र, और वक्र सी कुल ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। तो देखो जो ए होता है ये तो आकर्षण के कारण है, आकर्षण के कारण एनर्जी कम हुई है, सी कुल ऊर्जा परिवर्तन है तो इसका मतलब इसकी कुल एनर्जी भी कम हो जाएगी, और बी जो है वो प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा परिवर्तन है। तो ये तो किसके कारण है, ये है प्रतिकर्षण के कारण, ये है प्रतिकर्षण के कारण, ये है आकर्षण के कारण, और ये होता है कुल ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। तो जब हम बंधी के अंदर देखते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि इसका कुल ऊर्जा परिवर्तन भी लगभग निम्नतम ऊर्जा स्तर के बराबर है, इसका कुल ऊर्जा परिवर्तन भी लगभग निम्नतम ऊर्जा स्तर के बराबर है। प्रतिकर्षण वाला तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, और आकर्षण इसमें होता है, इस वजह से इसका बहुत कम ऊर्जा स्तर होगा और ये सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। उपयुक्त चित्रों से स्पष्ट है कि बंधी आणविक कक्षकों के तरंग फलन के लिए अणु में नाभिकों के एक दूसरे के बहुत निकट होने पर प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा सबल होते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान देनी है कि अगर एक अणु में नाभिक बहुत ज्यादा पास पास पाए जाएंगे तो उस कंडीशन में उनका प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस से प्लस। और अगर वो एक साम्य दूरी पर रहेंगे, मतलब दोनों दूर से पास पास आए, दूर से पास पास आने के बाद में एक साम्य दूरी पर आकर फिक्स हो गए, बॉन्ड का निर्माण कर लिया, तब उनके मध्य आकर्षण बल प्रभावी होता है। जबकि विपरीत बंधी तरंग फलन के लिए प्रतिकर्षण जो बल होते हैं उसकी सामर्थ्य आकर्षण बलों से हमेशा ही ज्यादा होती है। देखो ग्राफ में जो बी होता है वो प्रतिकर्षण बल है, देखो आकर्षण बल ये रहा, ये मध्य है और ये है, तो मध्य वाली लाइन तो ये है। अब देखो इसकी कुल ऊर्जा जो होती है, कुल ऊर्जा मध्यवर्ती से भी ऊपर है, मध्य रेखा से भी ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और जब इसकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी उस कंडीशन में विपरीत बंधी प्रकार का जो कक्षक होता है वो कभी भी किसी भी अवस्था में स्थायी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मध्य रेखा ऊपर है, परिणामस्वरूप किसी विशेष अंतर्नाभिकीय दूरी पर साई बी के लिए तो एक न्यूनतम ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है, लेकिन साई स्टार के लिए ऐसा कोई न्यूनतम ऊर्जा स्तर नहीं है। मतलब इस अंतर्नाभिकीय दूरी पर साई बी के लिए तो ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर आ गया, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जब ये अंतर्नाभिकीय दूरी इसकी इस लेवल पर होगी यहाँ तक,
एक इलेक्ट्रॉन, एक नाभिक यहाँ, एक नाभिक यहाँ, और इतनी इसके बीच में अंतर नाभिकीय दूरी होगी, तब इसकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो जाएगा। देखो, जब नाभिकों के बीच में दूरी कम है, यहाँ से दूरी बढ़ रही है, जब नाभिकों के बीच में दूरी कम है तब प्रतिकर्षण ज्यादा है, और जब नाभिकों के बीच में दूरी ज्यादा है तब भी प्रतिकर्षण ज्यादा है। एक साम्य दूरी पर इनके बीच में एक निम्नतम ऊर्जा स्तर आता है, और इसी निम्नतम ऊर्जा स्तर के कारण ये एक बंध का निर्माण कर लेते हैं। जबकि यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में भी प्रतिकर्षण है और लास्ट में भी प्रतिकर्षण है, और हमेशा जो सी लाइन है अर्थात कुल ऊर्जा जो है वो हमेशा ऊपर ही रहती है मध्य रेखा से, इस वजह से ये स्थायी नहीं होते। तीसरे प्रकार के अवंती आणविक कक्षक होते हैं जो उसी ऊर्जा स्तर के होते हैं और अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक हैं। अब अणुकक्षकों के निर्माण के लिए सामान्य नियम कौन से हैं? सबसे पहला, परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनते हैं जितने अतिव्यापन में भाग लेते हैं। मतलब अगर 2 परमाणुीय कक्षक भाग लेंगे तो 2 कक्षक बन जाएंगे, जिनमें से एक बंदी होगा, एक विपरीत बंदी होगा। अगर 4 कक्षक भाग लेंगे तो 4 बन जाएंगे, जिसमें से एक बंदी होगा और एक विपरीत बंदी होगा। मतलब 2 बंदी होंगे और 2 विपरीत बंदी होंगे। उसी प्रकार जितने परमाणुीय कक्षक भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट, आणविक कक्षीय संतरण के जैसी कुछ चीज होती है। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणुीय कक्षकों से होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए परमाणुीय कक्षक जरूरी हैं। वहां पर ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो इसका मतलब परमाणुीय कक्षक किसी भी प्रकार का हो वो इसमें भाग ले सकता है। पूर्ण रूप से भरा हुआ भी इसमें भाग ले सकता है, अर्धपूर्ण भी इसमें भाग ले सकता है, रिक्त भी इसमें भाग ले सकता है। उसके बाद अतिव्यापन में भाग लेने वाले सभी कक्षकों के समस्त इलेक्ट्रॉनों को आणविक कक्षकों में आहबाउ और हुंड के नियमानुसार भर दिया जाता है। तो अतिव्यापन में भाग लेने वाले जितने भी कक्षक हैं उनको आणविक कक्षकों में आहबाउ के नियम के आधार पर भर दिया जाता है, हुंड के नियम के आधार पर भर दिया जाता है, या पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर भर के हम जैसे हम ये करते हैं कि सबसे जो पहला इलेक्ट्रॉन है वहां जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। सबसे पहले समान ऊर्जा वाले अपभ्रंश कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में उसका युग्मन होगा, n+l के रूल के आधार पर करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का स्थायित्व किसमें ज्यादा होगा, उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद इसमें भरे जाते हैं। विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की जितनी अधिक संख्या होगी वह संख्या उन दोनों के मध्य का बंध क्रम होगा। तो बंध क्रम का सीधा सा मतलब होता है 2 परमाणुओं के बीच में जब अणु बनता है तो उसमें कितने बंध पाए जाएंगे वो उसका बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम कहलाता है। वो उसका बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम कहलाता है। तो विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से मतलब विपरीत बंधी ABM या ABE, विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से बंधी युग्मों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वही उसका बंध क्रम होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम बराबर होगा बंधी इलेक्ट्रॉन माइनस विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन बटा 2। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा बंधी इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन समस्त बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे वो सभी विपरीत बंधी प्रकार के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो बंधी के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको -2 इलेक्ट्रॉन बटा 2 अथवा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू BE मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस ABE मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो अणु कक्षक है उसके नियम है, 4 मुख्य नियम है। जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने आणविक कक्षक बनेंगे। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों से होता है, इलेक्ट्रॉनों से नहीं। तो इसका मतलब इसमें पूर्ण भरे रिक्त अर्धपूरित सभी कक्षक भाग ले सकते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले सभी कक्षकों में जो आणविक कक्षक जब बनेंगे, आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो आपो के नियम के आधार पर, हुंड के नियम के आधार पर, पाउली के नियम के आधार पर भरे जाएंगे। और विपरीत बंधी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसमें सीधा बॉन्ड ऑर्डर का क्रम है बंधी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, विपरीत बंधी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बटा 2 करके, इनको -/2 करके हम बॉन्ड ऑर्डर की गणना कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि 2 अणुओं के बीच में कितने बंध पाए जाते हैं, यही उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट की है फिजिकल केमिस्ट्री की 2nd यूनिट जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। एक्चुअली यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये दूसरी क्लासेस की तुलना में अलग है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वांटम बेस्ड है। क्वांटम के आधार पर किस तरीके से मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे। अब आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे जिसमें हाइड्रोजन अणु आयन का निर्माण है, गुणांक वगैरह की गणना है, ये सब कुछ हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।